मैं तारुफ करवाता हूं हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे का, हालांकि उन्हें तारुफ की तो जरूरत नहीं है, तो मैं फिर भी रवायत है तो तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ है आज डॉक्टर राकेश पाठक जी, चीफ एडिटर कर्मवीर.org। स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सोशल मीडिया पे अब चंद चेहरे, हाँ 20 30 40 50 चेहरे होंगे, इससे ऊपर नहीं है। मैं आपको गिन लूं, सारे चैनल्स पे अगर कंबाइन कर लेंगे तो भी इतने चेहरे मिलेंगे आपको, जो गिनती 50 से ऊपर नहीं है। ये 50 चेहरे हिंदुस्तान की उम्मीद हैं। ये 50 चेहरे हिंदुस्तान के, क्या कहते हैं ना, कि घने अंधेरे के अंदर चमकते हुए जुगनू हैं। ये 50 सितारे अप्रोक्सीमेटली, थोड़े कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान के नए स्टार हैं। तो जो स्टार आज हमारे साथ हैं वो आप देख सकते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित करके। आपने वक्त निकाला, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर। मेरे जहन में 3 तारीखें आती हैं। तारीख 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। इसी डेट से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 रखा, यानी कि ये डेट महत्वपूर्ण थी और महात्मा गांधी को पता थी, इसलिए इस डेट को क्विट इंडिया, यूसुफ मेहर अली साहब ने नारा दिया था भारत छोड़ो, तो ये स्टार्ट किया गया। और 9 अगस्त 2023 राहुल गांधी की स्पीच। राहुल गांधी ने इस दिन विपक्ष को, यानी कि रूलिंग पार्टी को नहीं, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एक नया नारा दिया इनडायरेक्टली, करो या मरो। या तो इस सरकार के रहते हुए मर जाओ और 5 साल हो गए तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे, या फिर खड़े हो जाओ और इसका मुकाबला करो। अब ये लड़ाई करो या मरो की है, डू और डाई। और मुझे लगता है कि संदेश गया है। मैं ये भी महसूस करता हूं कि ये डू और डाई जो है, लोग हजार खामियां निकालें, उनकी भाषा ठीक नहीं है, भाषा पे कंट्रोल नहीं है, उतने एक्सपर्ट नहीं है जितने मोदी हैं, अपना अपना चश्मा है। मकसद ये कि संदेश पहुंचना चाहिए, और संदेश पहुंच के लोग संदेश को स्वीकार भी कर लें तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं उस मामले में इस संदेश को करो या मरो समझता हूं। भारत की राजनीति में 1942 मुड़ के आ गया सर, 9 अगस्त 2023 को, और बात निकली है तब दूर तलक जाएगी। राकेश पाठक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर, और जिस तारीख के साथ आपने तार जोड़े हैं संदर्भों के, हम सब जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, उससे पहले गांधी जी ने 8 अगस्त को बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था वहां ग्वालियर टैंक मैदान में। यद्यपि आपने वक्तृत्व कला की बात कही, राहुल गांधी ने कैसा बोल पाया, उनकी बात दूर तक गई कि नहीं। महात्मा गांधी भी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे दिनेश सर, लेकिन उनकी बात बहुत दूर तक जाती थी। उनकी बात आज तक दुनिया भर में घूम रही है। पूर्ण विराम नहीं लगा महात्मा गांधी के कहे पर आज तक। वो अनवरत इस अखिल ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में गूंजती रहती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में गांधी बोलते हुए, चलते हुए, सत्याग्रह करते हुए दिखाई दे जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति नागरिक अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकारों के लिए, संविधान के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए अगर 1 घंटे के लिए भी धरने पर बैठा होता है तो गांधी उसके बगल में बैठे होते हैं। इसी तरह अगर राहुल गांधी की इस लड़ाई को देखें हम दिनेश सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह के लटके झटके वाले भाषणों की इस देश को आदत हो गई है पिछले 8-9 सालों में, भले ही वे झूठ के पुलिंदे हों, घृणा का संदेश देने वाले हों, भले वे ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल निर्लज्ज तरीके से नकारने वाले हों, लेकिन वे भाषण लोग सुनने लगे हैं। संसद से लेकर रामलीला मैदान तक, लाल किले की प्राचीर से लेकर कैनेडी सेंटर अमेरिका तक, झूठ के पुलिंदे से भरा हुआ भाषण अगर अच्छा भाषण माना जाता है
तो राहुल गांधी का भाषण अच्छा नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने एक भी झूठ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने अगले दिन जवाब में कहा कि आईआईएमसी मिजोरम में उनके कार्यकाल में खुल गया है, जबकि वो सन 2011-12 में यूपीए की सरकार में खुल चुका था। प्रधानमंत्री अमेरिका में कहकर आए कि हर साल आईआईटी आईआईएम खुल रहे हैं भारत में। उनकी ही सरकार ने, उनकी सरकार के मंत्री ने, मंत्रालय ने संसद में लिखकर दे दिया कि पिछले 5 सालों में एक भी आईआईटी, एक भी आईआईएम नहीं खुला है। तो अगर ऐसे झूठ के साथ बोले गए भाषण इस देश को या लोगों को अच्छे लगते हों और ऐसे मिथ्यावाचन करने वाले व्यक्ति को उद्भट वक्ता माना जाता हो, तो मैं उन्हें दूर से प्रणाम करना पसंद करूंगा। मेरे लिए घटिया भाषण लेकिन सच्चाई से लबरेज बेहतर भाषण होगा जो राहुल गांधी ने दिया। राहुल ने जो कुछ कहा उसमें क्या कहा था उन्होंने मणिपुर जिस पर बात हो रही थी उसकी बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि आप भारत माता के हत्यारे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई आरोप, इससे बड़ी कोई बात हाल के वर्षों में भारत में किसी राजनेता ने नरेंद्र मोदी जैसे महामानव को लेकर नहीं कही है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी लोगों तक अपना संदेश देने में कामयाब हुए हैं। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। दिनेश जी, कई ऐसे गोदी मीडिया के चैनल्स ने ट्विटर पर और अपने चैनल पर पोल कराए कि किसका भाषण प्रभावी रहा। एक मोहतरमा है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनके पोल में 65% लोगों ने राहुल गांधी के भाषण को असरदार माना है। सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, उन पर जो फैन फॉलोइंग है, सुनने वाले लोगों की संख्या है, तो राहुल गांधी का खुद का यूट्यूब चैनल, नरेंद्र मोदी का खुद का यूट्यूब चैनल, उसके आंकड़े भी लाखों के अंतर वाले हैं दिनेश सर। अगर 24 लाख लोगों ने राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर उनके भाषण को सुना, संसद वाले को, तो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर 12 लाख लोगों ने भी, क्षमा कीजिए 4 लाख लोगों ने सुना है सिर्फ। इतना अंतर है। तो मैं उस खराब भाषण को, अगर इतना रिस्पांस मिल रहा है लोगों में, तो मैं उसे बेहतर मानूंगा, क्योंकि बात दूर तलक जानी चाहिए। जिस तरह भी कही जाए तो मुझे लगता है वो दूर तलक गई है। बाकी मुल्क के हालात पर आप बात करेंगे, आपके अगले सवालों का फिर मैं जवाब देता हूं। जी जी, चलिए, बिना नाम लिए कहता हूं, 1925 में एक संस्था आती है भारत के अंदर। एक कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के उसको स्टार्ट करता है। कभी कभी नाम ना लेना भी बड़ा अच्छा होता है। और वो जब क्विट इंडिया होता है तो सबसे पहले अंग्रेजों के पिट्ठू बनने वाले भारत के सबसे बड़े गद्दारों की श्रेणी में वही आते हैं, 1925 वाले सर। साथ में जिन्ना तो था ही, मुस्लिम लीग बहिष्कार करने वाले, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी भी बहिष्कार करने वालों में से थी, और साथ में हमारे हिंदू महासभा भी तो थी सर। सर, गद्दारी ही तो विरासत में मिली है ना हमें, देख तो लीजिए आप। जी सर, 1925 वाले, क्या कहूं, कभी कभी नाम लेने में डर लगता है सर। नहीं, आप नाम मत लीजिए, लेकिन मैं अभी संयोग से, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 9 अगस्त की तारीख में ही उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, भगवान गौतम बुद्ध की धरती, जहां में बचपन से खेले कूदे, उस जगह पर एक कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करने का ही अवसर मिला। इसी 9 अगस्त को मैंने मंच से अपने भाषण में विधिवत उस संस्था का नाम लिया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दूसरी संस्था का नाम लिया मैंने हिंदू महासभा, जिसके मसीहा विनायक दामोदर सावरकर, जो कि आज इस सत्ताधारी पार्टी के नए मसीहा है, नए आराध्य हैं। नए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 80 के दशक तक नए राष्ट्रपिता जिस दिन वे चाहेंगे उस दिन घोषित कर देंगे। लेकिन नए मैं इसलिए कह रहा हूं दिनेश सर कि 1980-85 तक सावरकर का नाम भी नहीं लेता था संघ, क्योंकि गांधी की हत्या के आरोपी के रूप में अदालत में बैठे हुए सावरकर की तस्वीरें लोगों के जेहन में थीं, लोग भूले नहीं थे। 9 अगस्त की बात के जरिए हमने याद किया, मैंने उस संस्था का नाम लिया, आपके चैनल पर भी ले रहा हूं,
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और विनायक दामोदर सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के लिए अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बंगाल सरकार में उप मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिटिश गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कह रहे थे कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके उपाय मैं आपको बताता हूं। सावरकर कानपुर में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे मैदान खाली है, क्योंकि कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया है। कांग्रेस पर बैन लगा दिया था अंग्रेजों ने भारत छोड़ो के आह्वान के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये मैदान खाली है, आओ हम अपनी जगह बनाएं और अंग्रेजों के सहयोग से हिंदू महासभा का विस्तार करें। उन्हीं के अनुयायी आज सत्ता में बैठे हैं, इसलिए जो कथनी करनी उस वक्त थी उनकी वही आज है। दुर्भाग्य यह है कि वे देश में देशभक्ति के ठेकेदार बन बैठे हैं। वे अपने से असहमत हर व्यक्ति को देशद्रोही ठहराते हैं, जबकि उनका खुद का अतीत देशद्रोह से भरा हुआ है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं दिनेश जी, राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भरी संसद में इन लोगों को देशद्रोही कहा है। आप कल्पना करके देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में अगर बापू ने, हमारे महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना आजाद ने अगर एक बार भी इन्हें देशद्रोही कह दिया होता तो इनकी 7 पीढ़ियों के माथे पर देशद्रोही छपा रहता। वो अमिट दाग आज तक इनके माथे पर छपा हुआ दिखाई देता। लेकिन राहुल गांधी के साहस की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने देशद्रोही कहा, लेकिन वैसी प्रतिक्रिया बीजेपी और आरएसएस की तरफ से नहीं आई इस एक शब्द पर, क्योंकि वे खुद दूसरों को देशद्रोही बताते रहते हैं। तो अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी ने आतंकवादी कहा है इनको। देशद्रोही छोटा होता है, आतंकवादी बड़ा होता है सर। इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर बताया, उसके समकक्ष बताया है। तो मोदी जी ने इनको संज्ञा दी जो इंडिया को, यानी कि जो इंडिया सपोर्टर भी जो है 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ जो भारतीय हैं, उनको आतंकवादी कहा गया। तो उनको आतंकवादी कहा, राहुल तो नरम दिल है सर, फिर भी देशद्रोही। बिल्कुल सही बात। लेकिन इन सारे हालात पे सर हम ये सब बातें कर रहे हैं कटाक्ष में, और ऐसे ठीक है, लेकिन देश की जो दशा और दिशा है वो अच्छी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो मुझे लगता है वतन की फिक्र करने का वक्त आ गया है। अगर लोग अब भी नहीं चेते तो सचमुच में हमारे वतन की बर्बादियों के मशवरे जो आसमानों में तय किए जा रहे हैं, चल रहे हैं, वे धरती पर उतार आएंगे किसी भी रोज। जी दिनेश जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अब मैं भारत की बात नहीं करूंगा, सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, यहां पर बहुत सारे राजे ऐसे आए जिनके काल में धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, जलाया गया। उसमें शायद सबसे पहला नाम जो है पुष्यमित्र सुंग का है, जिन्होंने शायद सैकड़ों बुद्धिस्ट मंदिरों को या स्तूपों को तोड़ा और उसका विनाश करने की, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो बिल्कुल पुष्यमित्र सुंग ही है। उसके बाद फिर एक लिस्ट में नाम आता है, जहां तक ध्यान आ रहा है, कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे काफी आक्रमण किया, उसका विनाश किया, ये भी लोगों को पता है। बिल्कुल। फिर ये भी काफी पॉपुलर है कि औरंगजेब के समय मुगलों में हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों धार्मिक स्थलों को, खासतौर से मंदिरों को जलाया गया, तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। ये इतिहास का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुष्यमित्र सुंग ने खुद तोड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि औरंगजेब ने खुद तोड़े, उनके राजकाज में तोड़े गए एक्चुअली वो, या जलाए गए। उस लिस्ट में एक नाम और भी है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, कि इनके कामकाज के काल में, राजकाज में, मणिपुर के अंदर 250 से ज्यादा चर्च जलाए गए और तोड़े गए। अच्छा तो नहीं लगा कि मोदी जी को औरंगजेब के समकक्ष रखा या पुष्यमित्र सुंग के समकक्ष रखा, पर कहते हैं इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास लिखा जा चुका है, बन चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2002 का तो कलंक माथे से मिटा नहीं था, 2023 का कलंक और लग गया, और इस कलंक में 250 चर्च की जो लिस्ट है वो भी आ गई। इसलिए आरएसएस के कई फंक्शनरी
अखबारों में रिपोर्ट आई है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा गया 250 से ज्यादा चर्च जला दी आपने तो वहां पर। बोलता नहीं उसकी बात मत करो, वो सब ये उसको जाने दो, उसको भी तुम। पर इतिहास तो बन गया ना सर, हमारे महामानव उस लिस्ट में आ गए सर। मुझे दुख हुआ कि एक इस लिस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी आया जो 21वीं सदी में भी ये काम उसके राज में हो गया। करवाया नहीं गया, मैं नहीं कहूँगा, हो गया। किसने किया खुदा जाने, लेकिन अल्टीमेटली इतिहास में ये तो अंकित हो गया ना कि इनके राजकाज में ही हुआ ना। छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, फिर अगले आता हूँ। सर, मैं मणिपुर से पहले हमारे दर्शकों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय जो कुछ हुआ उसकी भी याद दिला देना चाहता हूँ। आप चर्चों को जलाने की, तोड़ने की, बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय सैकड़ों विग्रह भगवान के, मंदिर, गलियों में, चौराहों पर, छोटी छोटी जो रास्ते में आने वाली बस्तियां थी, वहां जो सैकड़ों मंदिर बने हुए थे वे तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए सर। उनके ढेर, मतलब भगवान शंकर का शिवलिंग, गणेश जी की मूर्तियां, क्या नहीं वहां सड़कों पर, नालियों में कचरे के ढेर में पड़ा था। कोई भी सर्च करेगा तो तब हिंदू धर्म के ठेकेदारों को दर्द नहीं हुआ था सर? मैं वही उसी पर आ रहा हूं सर। अभी भी अगर गूगल पर कोई सर्च करेगा तो दसियों तस्वीरें मिल जाएंगी बनारस की, जिनमें ईश्वर के प्रतिरूप, हमारे आराध्यों की मूर्तियां, उनके विग्रह सड़कों पर कचरे के ढेर में, नालियों के किनारे पड़े हुए हैं। लेकिन हिंदू धर्म ध्वजा धारक उस वक्त खामोश रहे, क्योंकि माननीय मोदी जी कॉरिडोर बना रहे थे बहुत सुंदर। मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। वे कोई पूजा अर्चना आराधना का स्थान नहीं बचे हैं, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो। और अब तो खबर यह आई है सैकड़ों मंदिरों के आसपास इस तरह के कॉरिडोर बनाए जाने हैं। 2025 तक न जाने कितने मंदिरों के लिए इसका प्लान बन चुका है। तो मणिपुर में जो कुछ हुआ, वृंदावन कई बार देखा है, आया था उसके आसपास तो मेन टेंपल के आसपास तो छोटे छोटे हजारों टेंपल है सर, सैकड़ों टेंपल है सर। बिल्कुल, तो वो सब टूटेंगे सर, और लेकिन कोई उफ नहीं कहेगा, कोई उफ नहीं बोलेगा। तो इस दौर में जब बहुसंख्यक हिंदू समाज धार्मिक कट्टरता की आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, तो उसे मणिपुर कहां दिखाई देगा जब उसे बनारस नहीं दिखा। उसके 4 कदम दूर, उसकी नाक के नीचे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। गुजरात में भी हमने सुना हाईवे और बनाते समय, तमाम विकास कार्यों के समय, कितनी सारी ऐसी धार्मिक स्थान थे, कितने सारे ऐसे धार्मिक स्थान थे जिन्हें तोड़ा गया था। लेकिन वो सब माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उनके अमृतकाल में हो रहा है, उनकी सरकार कर रही है, तो कोई उफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक और गंभीर है। कल प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव के जवाब में 2 घंटे 8 मिनट शायद भाषण दिया, जिसमें 133 मिनट जी, तो 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटे 13 मिनट शायद हो गए, जो भी जी। उसमें सर 2.5 से 3 मिनट सिर्फ मणिपुर का उल्लेख किया, और उसमें भी जुमलेबाजी कि वहां पर सूरज उगेगा, सूर्योदय होगा, शांति का। वो कब होगा? वहां सेना और पुलिस लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ FIR कराए जा रहे हैं, मिलिशिया बन चुके हैं अपने अपने। दुनिया की नजर है मणिपुर पर, एक राज्य पूरी तरह जल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुटकुले सुना रहा है, हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है बेशर्मी के साथ, और राहुल गांधी के शब्द हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ वहां जोक कर रहे थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि देश का मुखिया, जिसे पूरे देश ने चुना है, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वे मणिपुर के उस कुकी के भी नागरिक के प्रधानमंत्री है
जिसका घर जला दिया गया है, वो उस मदई के भी प्रधानमंत्री हैं जिसके हाथ में बंदूक थमा दी गई है, उसके लोग भी मारे गए होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। और वही उनके कल के भाषण में था, उनके पास देश के सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए वे विषयांतर करते रहे पूरे समय। लेकिन अब ये देश के सोचने का समय है दिनेश जी, आखिर कब तक। जी दिनेश। एक लास्ट के 2 ही क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा बस जी। जब मणिपुर के ऊपर पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड की टिप्पणी दी थी, तो टेलीग्राफ ने बहुत सारे छोटे छोटे घड़ियाल बनाए थे उसके ऊपर। जी जी। थिक स्किन, और वो जो फ्रंट पेज था वो चर्चा का विषय बना था। आप जानते सर, आप तक तो पहुंच गई होगी खबर कि मोदी जी की इस स्पीच के ऊपर भी टेलीग्राफ का जो फ्रंट पेज है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पे शब्द जो सैकड़ों बार लिखा, ब्ला 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 ब्ला, और शायद आके डैश में ब्लास्फेमी भी लिखा हुआ उसके ऊपर। हाँ, ऊपर हेडिंग में उन्हें बीच में डैश लगा के ब्लास्फेमी लिखा है। जी जी जी। ईश निंदा हो जाएगी मोदी जी क्या, मोदी जी की आलोचना ईश निंदा हो जाएगी सर। ब्लास्फेमी एक्ट पाकिस्तान में है, अपने है कि नहीं मुझे नहीं पता। ईश निंदा, नरेंद्र मोदी की आलोचना तो ईश निंदा है सर। भारत में उस रूप में नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरे हर धर्म का सम्मान करेंगे और किसी भी धर्म की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वो ईश निंदा वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, उस किस्म के अपने नहीं है सर जी। वैसे भी दंड संहिता तो अब खत्म हो गई ना, तो न्याय संहिता आ गई है। न्याय संहिता न्याय संहिता। अब एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि बापू को तो मारने का पूरा प्रयास तो उन्होंने कर लिया है, उसे खत्म करने के सारे जो प्रपंच हो सकते थे करके देख रहे हैं। पर राकेश जी, आप तो गांधी भक्त हैं, बापू भक्त हैं, ये बापू है कि मरता नहीं है? इतनी सख्त जान है ये बापू है कि मरता नहीं। वो मुन्ना भाई पिक्चर आई थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसका बापू जो है ना बड़ा सख्त जान है। वो सिखाता भी है, वो मनाता भी है, वो रोता भी है, वो हंसता भी है, लेकिन वो आपके जहन से हटता नहीं है। कैसे? जैसे कि मोदी जी हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पर मोदी जी का खुद का ब्रेन कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। उनके माइंड से कांग्रेस जलता नहीं है। तो ये बापू तो जाने वाला है नहीं, ये बापू तो बड़ा सख्त जान है। और आप बापू के सबसे बड़े भक्त तो मुझे मालूम है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। नहीं बहुत लोग हैं। हाँ, मैं भी उनमें से एक हूं, ऐसी बात नहीं है जी। पर ये बापू को उन्हें मालूम है कि सख्त जान है पतला सा, डंडी लेके चलता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जितना उसको मारते हैं ये उतनी और परेशान हो जाते हैं। यार ये मरता क्यों नहीं है, इसका हो क्या गया है? जरा थोड़ा बताइए, ये बापू मरता क्यों नहीं सर? थोड़ा फिलोसफिकल भी हो जाएगा। जी। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, बापू हमारा अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि अब वो देह नहीं है। हमारा बापू एक विचार है, खासतौर से इन लोगों के लिए। वो दंगल फिल्म का एक गाना था कि बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। तो असल में संघ, हिंदू महासभा, ऐसे विचारधारा के लोगों के लिए बापू उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसका विचार कालजयी है। मूलतः उसका विचार कालजयी है। आपने उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी, क्या फर्क पड़ा उसे? आप आज भी उसके पुतले पर गोलियां चलाते हैं। वो कोई मोहतरमा है उत्तर प्रदेश में, तो 30 जनवरी के दिन उस बापू का पुतला बनाकर उसमें गुब्बारे भर के, लाल रंग का पानी उसमें भर के, पिस्तौल से उस पर छर्रे उतारती हैं। क्या बापू उसके बाद मर गया? बापू हर जगह मिलेगा जहां मनुष्यता की बात होगी, जहां इंसानियत की बात होगी, जहां इंसान की बराबरी की बात होगी। अब की बात नहीं कर रहा हूं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब स्कूल में पढ़ते थे सर, उनको निबंध लिखने को कहा गया, तो उन्होंने महात्मा गांधी पर निबंध लिखा था। जब उन्होंने अश्वेत लोगों के अधिकार के लिए पैदल मार्च किया था, तब उन्होंने कहा था मैं गांधी की प्रेरणा से पैदल ये मार्च कर रहा हूं। कितने देश हैं जो गांधी के विचार से, उससे प्रेरणा लेके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह,
इन औजारों से आजाद हो गए। हमारे भारत की आजादी के बाद नेल्सन मंडेला के आदर्श महात्मा गांधी, बराक ओबामा के आदर्श महात्मा गांधी, दुनिया में कितनी लंबी फहरिस्त है। 100 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर गांधी के ऊपर डाक टिकट निकाले गए हैं। वो ब्रिटिश हुकूमत जिसके खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी आजीवन लड़ता रहा, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, उन अंग्रेजों की संसद के सामने गांधी लाठी टेक कर खड़ा है। वो गांधी इसलिए नहीं मर सकता दिनेश सर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वे जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं, अपने राजकीय विमान से 8,000 करोड़ के विमान से उतरते हैं, तो हवाई अड्डे के बाहर किसी ना किसी चौराहे पर हमारा और आपका बापू लाठी टेके खड़ा मिलता है। ये अदनंगा फकीर जो है ना, आप सोचिए, ये बेचारा तो रोज लिबास बदलता नहीं ना सर, लेकिन उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। कितनी मजबूरी है। तो हो सकता है हमारे महामानव का दिल अंदर से रोता होगा कि मैं इसके सामने क्यों घुटने टेक रहा हूं। बहुत बहुत बड़ी पीड़ा। बिल्कुल, आपने बड़ी बारीक बात कही है। मैं भी कल्पना करता हूं कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट पर जब महामानव नरेंद्र मोदी को जाकर 90 डिग्री पर झुककर ऐसे प्रणाम करना पड़ता है, या हिरोशिमा में जब वे गांधी की आदमकद प्रतिमा या बस्ट को माल्यार्पण करते हैं, उसका लोकार्पण करते हैं, तो उनके भीतर कितना अंतर्द्वंद रहता होगा, कैसा भयावह हाहाकार अंदर से मचता होगा कि मेरे यहां तो गॉडसे है और मुझे इन कैमरों के सामने, दुनिया के सामने इस अदनंगे फकीर को अपने लाखों रुपए की सदरी और शानदार कपड़ों के साथ इस फकीर को प्रणाम करना पड़ता है, जो जरा सी एक धोती लपेटे रहता था, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अदनंगा चला जाता था अंग्रेज महारानी और महाराज के सामने। वहां भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता था बापू। जब गोलमेज सम्मेलन के लिए कहा गया कि राजप्रासाद का अपना एक प्रोटोकॉल है, ये ड्रेस कोड है, उसको चिट्ठी लिख कर दी गई, कार्ड पर लिखा था कि सूट पहनना है। गांधी ने मना कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा, जो पहनता हूं वही पहनूंगा। वो एक खादी का दुशाला, मोटा सा कंबल ओढ़कर और घुटनों तक की धोती पहनकर जाने को तैयार हो गया। भारत में, इंग्लैंड में जो इंडिया सेक्रेटरी था, उसने तार किया गवर्नर जनरल को, वाइसराय को, कि साहब वो मिस्टर गांधी मानने को तैयार नहीं है, फिर ऐसे में बकिंगम पैलेस में कैसे उनको ले जाया जा सकता है। वाइसराय ने टेलीग्राम का फौरन से पेशतर जवाब दिया कि अब मिस्टर गांधी को दुनिया में कहीं कोई भी नहीं रोक सकता, वे जैसे जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए। और हमारा बापू इतना मजेदार था कि जब उससे लंदन में लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने हमारे आपके जैसे, कि आप इतने कम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो बापू ने ठिठोली करते हुए कहा कि आपने और आपके देश ने हमारे देश को इस लायक छोड़ा नहीं है कि हम लोग पूरे कपड़े पहनकर तन ढक सकें। तो ऐसा बापू तो अजर अमर है। नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना भी कोशिश कर लें, वे विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की जगह स्थापित नहीं कर पाएंगे, जो कि उनका लक्ष्य है। सर, उनका अल्टीमेट गोल यही है, गांधी की जगह सावरकर को स्थापित करना। लेकिन मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी देश में जाकर, किसी छोटे से छोटे टिम्बकटू नाम के देश में जाकर एक बार तो कहकर दिखाए कि मैं सावरकर के देश से आया हूं, एक बार कहकर दिखाए मैं गुरु गोलवलकर के देश से आया हूं, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के देश से आया हूं। वे कभी नहीं कह पाएंगे। उन्हें दुनिया के हर कोने में यही कहना पड़ेगा कि मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूं, मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूं। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि वे सावरकर को गांधी की जगह कभी नहीं रख पाएंगे। जी दिनेश जी, सही कहा आपने। भारत के बारे में 2 ही चीजें हैं जो दुनिया जानती है, सिर्फ 2 चीजें हैं, एक गांधी और एक ताजमहल। दैट्स ऑल। लोगों की नॉलेज इससे बाहर नहीं, विदेशों में इन 2 चीजों के बाहर नहीं। इंडिया, गांधी, ताजमहल, यहां पर। मैं इस कार्यक्रम का अंत करूंगा और एक छोटी सी गांधी जी की स्टोरी, क्योंकि गांधी से बहुत परेशान रहते हैं ना ये। जब गांधी जी को
साउथ अफ्रीका की जेल में बंद कर दिया गया था, पॉलिटिकल प्रिजनर थे ऑफ कोर्स। तो ये स्टोरी मेरी किताब में भी है एक्चुअली, और मैं हर मैनेजमेंट के सेशन में दोहराता हूं। तो आज सोचा कि दर्शकों के लिए इसको मैं आज जरूर कहूं कि 15 अगस्त भी सामने खड़ा है इस समय, तो कहीं ना कहीं भारत के उस महामानव के बारे में, असली महामानव के बारे में, दुनिया के महामानव के बारे में लोगों को, दुनिया के मानव, विश्व मानव। तो जब उनको वहां पर जेल में बंद कर दिया गया गांधी जी को, तो गांधी जी तो साधारण व्यक्ति थे, तो उनके साथ में एक व्यक्ति था जो जूते बनाता था, जिसको अंग्रेजी में कॉबलर कहते हैं, हिंदी शब्द मैं नहीं कह पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि यहाँ तो समय समय है, तो तुम मुझे जूते बनाना क्यों नहीं सिखा देते हो? तो बोलता है आप तो उच्च जाति के हो, ये आपका काम नहीं है, मैं तो एक कॉबलर हूं, तो मेरा तो काम ही यही है। कहता नहीं आप मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा। कहता अच्छा नहीं लगता। कहता कोई बात नहीं। पर गांधी जिद्दी थे, तो गांधी ने सीख लिया और फिर बैठ के एक लेदर की एक चप्पल बनाई उन्होंने। फेमस स्टोरी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए। चप्पल का एक पैर बना लिया और तभी पॉलिटिकल एमनेस्टी हो गई, यानी कि सब कैदियों को छोड़ दिया गया। अब इनको जेलर साहब बहुत टॉर्चर किया करते थे गांधी जी को, तो गांधी को बुलाया, तो गांधी पहुंचे, तो बोलते हैं नाउ यू आर फ्री मैन, यू कैन गो। कहता है सिर्फ मैं ही? कहता नहीं, बाकियों को भी, जो पॉलिटिकल जितने भी प्रिजनर्स हैं। ठीक है। तो जेलर कहते हैं खुश तो बहुत है ना तुम? कहता हाँ रुकिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ है। कहता क्या? कहता मैं लेकर आता हूं। वो जाते हैं अपनी सो कॉल्ड सेल के अंदर, वहां से चप्पल उठाते हैं, एक पुराने पेपर में लपेटते हैं और जेलर के पास आते हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए मेरी ओर से पार्टिंग गिफ्ट है, मैं जा रहा हूं तो सोचा आपको क्या भेंट दूं। वो हैरानी से देखता है कि मैंने तो इसको जिंदगी भर टॉर्चर किया और ये मुझे गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं। कहता क्या है इसमें, बॉम्ब है क्या, मारना चाहते हो मुझे? कहता नहीं, खोल के देखिए इसको। तो देखते उसमें चप्पल थी। कहता है यहाँ पे मेरे साथ एक कॉबलर थे, तो मेरे पास समय था, तो मैंने चप्पल बनाना सीखा, एक ही जोड़ा बनाया। मुझे लगता है ये आपकी नाप का होगा, आपको चप्पल ही आ जाएगी, तो आप इसको मेरी ओर से एक सप्रेम भेंट समझ लीजिए। तो जेलर पहली बार मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं आपसे। फिर उसके बाद गांधी जी भारत आ गए। भारत आए तो कहते हैं ना, गांधी वाज बोर्न इन इंडिया बट मेड इन साउथ अफ्रीका, ये उनके बारे में कहा जाता है हमेशा। बिल्कुल सही बात। और सालों के बाद दर्शक मित्रों, उनके पास एक लेटर आता है उसी जेलर का जिसने उनके ऊपर टॉर्चर किया था, और लिखा कि मैंने बहुत सीजन आपकी बनाई ये चप्पल जो आपके हाथों से बनाई हुई थी, मैंने उसको पहनी, लेकिन अब मैंने उसे उठा के अपनी शेल्फ पे रख दिया है। अब मेरे अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि मैं अपने पैर उस चप्पल में डाल सकूं जिसे आप जैसे एक महामानव ने बनाया था। ये जो एम्पैथी है, ये जो शब्द हैं, ये अपने आप में सब कुछ कह जाते हैं। कि वो जेलर लिखता है कि अब मेरे अंदर वो नैतिक हिम्मत नहीं है कि मैं उस चप्पल में पैर डाल सकूं जिसे आपने बनाया था। इसमें संदेश भी है, और शायद इसमें वो बात भी छुपी हुई है जो हमारे राकेश पाठक जी भी कह रहे थे कि ये बापू गए तो मरता ही नहीं है। क्या कहूँ, मैं भी कह रहा हूं कि ये जाता ही नहीं है, ये जहन में इतना अंदर तक चला गया है, नस्लों में, कि ये डीएनए से भी गहरा इसका असर है, और युगों युगों तक गांधी का स्थान वही है इस दुनिया में दोस्तों, जो भगवान बुद्ध और महावीर का था, जो नानक का था, और जिसे अब गांधी कहा जाता है। राकेश पाठक जी, कोई आखिरी टिप्पणी दर्शकों के लिए आपकी ओर से, कोई संदेश? नहीं, बस बहुत अच्छी और विस्तार से आपने बातचीत कही। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, ये जो गांधी जी वाला आपने प्रकरण बताया, ये दक्षिण अफ्रीका के जो ब्रिटिश प्रशासक था वहां पर उस वक्त, जनरल स्मट्स, उसके लिए गांधी जी ने ये चप्पल बनाई थी। और जनरल स्मट्स से उनका बहुत रार थी एक तरह से, वो उनसे बहुत प्रभावित भी था, लेकिन जानता था ये हमारे खिलाफ यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज परेशान करते थे गांधी जी जनरल स्मट्स को। तो उसने ये उसको चप्पलें गांधी जी ने भेंट की थी। उसने बाद में चिट्ठी लिखी और उसने यही लिखा कि मैं अपने आप को, अपने पैरों को इस योग्य नहीं पाता कि आप जैसे महापुरुष की बनाई हुई चप्पलों में अपने पैर रख भी सकूं। मैंने कभी नहीं पहना इन चप्पलों को। और उसी ने कहा था कि आज दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट से एक संत चला गया है। उसने लिखा, जनरल स्मट्स ने लिखा था, आपने हमें, यानी दक्षिण अफ्रीका को, मोहनदास करमचंद गांधी दिया था, हम एक संत आपको वापस कर रहे हैं। तो गांधी की शिक्षा, गांधी का संदेश हम सब
लगातार आत्मसात करते रहे। इस देश को गांधी की ही जरूरत है। इसके बिना इस देश का साबका नहीं है। इस देश आगे चल नहीं सकता। गांधी का सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, गांधी जी के सारे सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी है। और गांधी जैसे उस वक्त लड़े थे, वैसी एक लड़ाई की इस वक्त जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में इस समय में जिनसे गांधी के रास्ते पर चलकर ही जीता जा सकता है। बस इतना ही। बिल्कुल। और दर्शक मित्रों, बस ध्यान रहे, अगले 2-3 दिन में ही हमारा आजादी का दिवस है, 15 अगस्त। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं एडवांस के अंदर। और ध्यान रखिएगा कि देश गांधी का था, गांधी का है, गांधी का ही रहेगा, क्योंकि वही सच्चा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये बापू है ना, ये बापू कहीं जाता नहीं, ये अब हमारी नसों में है, हमारे डीएनए में है। तो क्या कहूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन बहुत बहुत सीताराम। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।